मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज जैसा कि 28 अक्टूबर है, बहुत महत्वपूर्ण दिन आपके, और पैट का जो एग्जाम संपन्न हुआ अभी, उसके मैं आंसर की भी बात करूंगा। बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर की आपके लिए लेकर आया हूं, और बहुत बहुत जरूरी है। कई बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन आपका ये करियर प्लस चैनल बिल्कुल सही और सटीक आंसर की आपके लिए लेकर आया है। और मैंने जो प्रश्न पढ़ाए हैं, आपके जो प्रश्न पढ़ाए हैं वही एग्जाम में आए, बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट। इसलिए आपके चहेते प्लेटफॉर्म यही पढ़ाई की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं बताऊंगा आपको, चूंकि मैं जीएस के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, तो मैं ये मैथ वाले प्रश्नों को सर बताएंगे आपके। मैं सिर्फ जीएस वाले प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में जीएस वाले पेपर आए। ये पेपर मुझे एक विद्यार्थी मिला है, मेरे ही एक विद्यार्थी ने मुझे सेंड किया है, और पेपर को ज्यों का त्यों मैं आपके बीच में लेकर आया हूं आपके। उसी पेपर से टू द पॉइंट बता रहा हूं। चूंकि पेपर मुझे लेट मिला है, इसलिए मैं इसको लेट भेज रहा हूं आपके पास में। कल जो पेपर होगा 29 तारीख को, उसको तुरंत मैं आपको जैसे ही 12 बजेंगे और उसके चंद में आपको 1 घंटे के भीतर उसको तुरंत आपको सेंड कर दूंगा उसको। तो ये क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला, ये हड़प्पा स्थल पूछ रहा है आपसे कि पहला वो हड़प्पा स्थल कौन सा है, स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है। अगर वो पूछता आपसे, यहां पूछता कि भारत का पहला हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा, पहला पूछता, तो आप बता दे हड़प्पा कौन सा है, वो हड़प्पा ही है। लेकिन वो स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है आपसे, तो अगर हड़प्पा पूछता, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पूछता, तो हड़प्पा बताते 1921 में। अब वो स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत का पहला स्थल और कोई नहीं बल्कि रोपड़ है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोपड़ वाला। रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं, रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं, यहां ध्यान देंगे आप लोग, रोपड़ को रूपनगर कहते हैं। और इसका उत्खनन जो हुआ है वो वर्ष 1953 में हुआ है। यहां लिख दिया मैंने, वर्ष 1953 में हुआ है इसका जो उत्खनन हुआ है। बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। 1953 में इसका उत्खनन हुआ है यहाँ पर, और वाईडी शर्मा जी द्वारा, यहाँ वाईडी शर्मा जी के द्वारा इसका उत्खनन हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, किसका, रोपड़ का। रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं, और ये कहां स्थित है, पंजाब में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल है कौन सा, रोपड़। ऐसे देखे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, और यहीं से क्वेश्चन फिर आ सकता है कि पहला सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल है, वो हड़प्पा है, वर्ष 1921। और दूसरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो 1922। इस क्रम में दूसरा है ये क्वेश्चन आपके लिए, ये पूरा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में पूछ रहा है वो आपसे यहाँ पर। और वो कह रहा है कौन सी है, तो ये समुद्रगुप्त की संस्कृत में एक कविता के रूप में पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित, जिसे इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है, किसने लिखा, भासने बाण। इसका सही उत्तर हर्षेण है। आप लोग जानते होंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण ने की है, और हर्षेण समुद्रगुप्त का राज दरबारी कविता। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पढ़ाया है वही एग्जाम में आया है, बिल्कुल हुबहू पेपर डिक्टो आपका भैया। यहां तक कि करंट वाले प्रश्न भी लगभग वही आए जो मैंने पढ़ाए। और पूरा जीएस जो ऑनलाइन पर कराया मैंने, या जो ऑफलाइन वाला पेपर है, वो तो 100% ऑफलाइन क्लास से आया है। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में हैं वो झूम रहे हैं, क्योंकि सारा प्रश्न वही आया है, सारे क्वेश्चन वही आए जो हमने यहाँ पे लगातार पढ़ाए हैं आपको। इसका अगला क्वेश्चन है आपके, देखेंगे खुश हो जाएंगे देखकर के बच्चे हमारे। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत, इसको मैंने ऑनलाइन वाली क्लास में संक्षिप्त में, जब मध्यकालीन हमारी क्लास भेजी थी मैंने आपको, मध्यकालीन भारत की संक्षिप्त में भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का, तो मैंने वहां पर मुगल काल और सल्तनत काल को पढ़ाया था। वहां भी एक क्वेश्चन बताया मैंने, अभी मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले ही पढ़ाया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ से। मैंने वहां भी कहा था कि यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है, खिज्र खां दिल्ली का आ सकता है, इनमें से किस राजवंश से इसका संबंध है। तो मैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम वंश पहला सल्तनत काल का, और ये किस वंश का, सैयद, ये वंश का संस्थापक है कौन, खिज्र का। मैंने वहां भी कहा था ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आते हैं। और मैंने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है जब इस क्लास को मैंने सेंड किया था ऑनलाइन पर, और ऑफलाइन में तो लगातार मैं इसको चीख कर पढ़ाता हूं। ये क्वेश्चन यहां से आएगा, और आया है आपके एग्जाम में। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोलकाता स्थित ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कई बार कराया है। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, इसकी स्थापना 1800 में या किसके द्वारा की गई है, तो आपको याद आ गया होगा। इस समय गवर्नर कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली था। यहीं पर ये आपका जो ये रिचर्ड वेलेस्ली नाम व्यक्ति ये रहा, इस व्यक्ति ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने, वेलेस्ली ने। वेलेस्ली वही है जो सहायक संधि का जन्मदाता है। पेपर में आएगा सहायक संधि का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे वेलेस्ली से है। और पहली सहायक संधि किससे हुई है, तो हैदराबाद से। रटकर जाएंगे 1798 सहायक संधि पहली किससे, हैदराबाद से। ये कल 29 अक्टूबर को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है,
और दिल्ली पुलिस और आरपीएफ और जो जीडी का एग्जाम होने वाला है एसएससी का, वहां ये क्वेश्चन टकराएंगे जरूर जरूर जरूर। इसलिए मैंने कहा इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही आए जो मैंने लगातार पढ़ाए। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा इसका जो अगला भाग है जो आपका इसी क्रम का ये एक चूंकि पेपर से लिया है मैंने आपको, तो पेपर से बता रहा हूं मैं आपको। इसको कहीं मैंने कॉपी नहीं किया है, एक विद्यार्थी ने हमारे ने इसको डायरेक्ट भेज दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर है जो कहते हो। इस पेपर को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आपको वहां भेज रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये पूछ रहा है कि इनमें से घटनाओं को घटित होने क्रम में लगाइए। मैंने लगातार क्लास में पढ़ाया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है आपको, और अभी आपके लिए एक क्लास और भेजने वाला हूं लगातार मॉडर्न हिस्ट्री पर संक्षिप्त में, एग्जाम वाली क्लास। कौन सी क्लास? एग्जाम वाली क्लास, वहां पर मैं संक्षिप्त में भेजने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए यहाँ पर। बारदौली सत्याग्रह ये वर्ष 1928 का है, सबको याद होगा यहाँ पर 28 का। महात्मा गांधी नोआखली ये 1946 से मैंने अक्सर बताया इसको। गांधी लंगोटी पहनना 1921 है यहाँ पे आपके, और जो अहमदाबाद मिल मजदूर है 1918। ये डेट मैंने अक्सर हटवाई आपके, इनको कैंची बना के मिला दीजिए। बारदौली को मिला देंगे 1928 से, नोआखली दंगा मिला देंगे 46 से, लंगोटी पहनना मिला देंगे 1921 से, और अहमदाबाद मिल मिला देंगे 1918 से। अब क्या आ सकता है आगे, इनको अपना मिला लीजिए यहाँ पर, उत्तर बन जाएगा आपका। अब आ सकता है चंपारण, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आगे आ सकता है, देखकर जाएंगे। यह आ सकता है आपका बंगाल विभाजन या कांग्रेस का सूरत में विभाजन, यह आ सकता है, या राजधानी परिवर्तन, दिल्ली के स्थान पर कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली 1911 में घोषणा हुई और 1912 में चेंज हो गई राजधानी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगला, ये सारे प्रश्न मैंने लगातार आपको कराए हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आए। यहां से ये पूछ रहा है महावीर उनके अनेक शिक्षाएं कहां मिलती हैं, हमें प्रसारित की गई हैं। इनमें 15 बार ये पूछ रहा है यहां से आपके, श्रावस्ती में, श्रवणबेलगोला में, वल्लभी में, कहां पर, तो ये कहां मिली आपके, ये वल्लभी में इनका उल्लेख मिला आपके यहाँ पर। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहां से, ये वल्लभी मिलती है हमें आपके, वल्लभी मतलब आपके गुजरात से मिलती है हमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके क्रम में आप देखेंगे आगे, ये अगला क्वेश्चन है सीरीज में हमारा, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत सरकार ने 1935 भारत के लिए ये कक्ष सबसे लंबा माना जाता है, और ये दो अलग अधिनियम थे यहाँ पे आपके, और इसका संबंध और किससे है, तो चूंकि आप जानते हैं इस क्वेश्चन थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं यहाँ पर, ये आप थोड़ा देख पाएंगे यहाँ बोर्ड पर, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इसको दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बड़ा हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, पर देखेंगे मैं बोल दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। 1935 भारत सरकार ब्रिटिश संसद पारित सबसे लंबा अधिनियम है, सही बात है, मूल रूप से पारित बहुत लंबा था 1935 का, अलग अलग अधिनियम के लिए जाना जाता है आपको ये। और यहाँ देखेंगे अर्थात भारत सरकार 1935 को और क्या और किस नाम से, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका एक नाम बर्मा सरकार अधिनियम, बर्मा सरकार अर्थात इसका, चूंकि 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आप जानना, बर्मा को भारत से 1935 का अधिनियम द्वारा अलग किया गया है। 1935 का अधिनियम जरूर एग्जाम में आता है, इसको रट कर जाएंगे। मैंने भारत के संक्षिप्त एक्ट जितने ब्रिटिश शासनकाल में आए वो सारे एक्ट बनाए, वहां से क्वेश्चन लगातार ही आया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से फिर कह रहा है बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, और डेल्टा आंध्र के स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसे क्या कहते हैं, यानी स्वदेशी आंदोलन को वर्ष 1900 जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, उसे और क्या कहते हैं, उसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। यानी कि स्वदेशी आंदोलन को, अगर दिखाई नहीं दे रहा आपको तो मैं समझा रहा हूं, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम इस आंदोलन का एक ऐसा राग बन गया जो घर घर पहुंचा वंदे मातरम, और इसने अंग्रेजों को बड़े पैमाने प्रभावित किया। भले ही स्वदेशी आंदोलन से हमें आजादी नहीं मिली, लेकिन स्वदेशी आंदोलन भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को भरने में सफलता प्राप्त की, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद ये अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया। कितने वर्षों गांधी जी को, यानी जब चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन वापस हो गया चौरी चौरा के बाद में। चौरी चौरा कांड कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 में। फिर कह रहा हूं चौरी चौरा कांड की डेट पूछ सकता है, 5 फरवरी 1922 को कौन सा चौरी चौरा कांड, सबको रट रही होगी, ये चौरी चौरा कांड है आपके गोरखपुर में हुआ है। और इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो गांधी जी को जो जज थे ब्रूमफील्ड, उन्हें कै वर्ष सजा सुनाई? गांधी जी को 6 वर्ष की, ये 6 ईयर की सजा सुनाई गांधी जी को, यानी गांधी जी को 6 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया गया। यद्यपि गांधी जी को स्वास्थ्य के कारण, उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया, 2 वर्ष बाद ही उनको रिलीज कर दिया गया आपके, लेकिन गांधी सजा हुई थी आपके 6 वर्ष की। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात, ये मिट्टी कणों, और ये दिख रहा है
और दरारों के बीच में सारा स्थान पानी से भरा होता है। जो मिट्टी के कण और चट्टानों दरारों के बीच में सारा स्थान पानी भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो कह रहा है क्या वो जल स्तर है, जल परत है, क्या वो जल तालिका है? उसे जल तालिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल तालिका। क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं। जो दोनों के बीच में पानी भरा होता है। वो पूछ रहा है 1993 में सुभाष चंद्र बोस इनमें किसके पूर्वी एशिया से आए थे आपके, किसके निमंत्रण पर? यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो भारत से 1941 में पलायन कर गए थे अफगानिस्तान के रास्ते, जर्मन होते हुए पहुंचे थे जापान आपके, उनको किसके आमंत्रण पर पहुंचे वहां पर? तो आप बताएंगे वो पहुंचे आपके रास बिहारी बोस। किसके आमंत्रण पर? वही रास बिहारी बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दिया। और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आपके सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, और नारा दिया था आपके जय हिंद का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का बड़ा नारा था। हिमालय कौन सा भाग, ये रहा, नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बना है। तो असम, कुमायूं, पूर्वांचल, शिवालिक श्रेणी, जो दिल्ली वाला पार्ट आपके जानते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। शिवालिक पर्वत श्रेणी ये नदियों द्वारा काट तलछट से बनी हुई है। इस क्रम में इनमें से कौन सा भूरा, मैंने आपको अभी पढ़ा है सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। फिर कौन सा होता है? बिटुमिनस। फिर कौन सा होता है? लिग्नाइट। और फिर कौन सा? पीट कोयला। 4 कोयले होते हैं। एंथ्रासाइट पढ़ाया, बिटुमिनस पढ़ाया, लिग्नाइट पढ़ाया, पीट कोयला पढ़ाया। इसमें भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट कोयला को। मैंने कई बार पढ़ाया है और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। लिग्नाइट कोयला को ये रहा, भूरा कोयला भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैंने लगातार पढ़ाया है। वही सारे प्रश्न आए जो मैंने लगातार क्लास में पढ़ाए हैं, या ऑनलाइन पे पढ़ाए या मैंने ऑफलाइन में पढ़ाए, वो सारे प्रश्न लगातार आए। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, ये आपका पेपर में आया क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है अल नीनो जटिल मौसम प्रणाली है जो, ये रहा, देखो थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है ये क्योंकि प्योर पेपर है इसलिए ज्यादा बड़ा हो नहीं पा रहा है, पर बोल रहा हूं अल नीनो जटिल मौसम प्रणाली जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ इस अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब पूछा है, मैंने डायरेक्ट लिखाया है अल नीनो ला नीनो, एक विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष क्रिया होती है आपके, और इसका मतलब होता है आपके बाल मसीहा यानी चाइल्ड क्राइस्ट। रट के जाएंगे, अल नीनो मतलब होता है ये एक विशेष व्यवस्था होती है आपके सूखेपन को लेकर के, पानी को, बरसात को लेकर के आपके, ये मौसमी प्रक्रिया होती है अल नीनो और ला नीनो। तो अल नीनो मतलब होता है बाल मसीहा अर्थात चाइल्ड क्राइस्ट मतलब होता है इसका। इस क्रम में देखेंगे आप लोग, ये वाला किस रेगिस्तान में ऊंचे टीले बने होते हैं आपके यहां से, ये पूछ रहा है। रेगिस्तान 250 मीटर और ऊंचे बड़े रेत के टीले होते हैं। पृथ्वी रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र कौन सा है जो रेत के टीले से बना हुआ है? सही उत्तर रब अल खली। कौन सा? रब अल खली रेगिस्तान है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, देख लेंगे। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल देख के जाएंगे, पेरू। इसके अलावा आपका सोनेरा, नामीबा, इन सबको नामीबा वाले पार्ट में देख कर जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आ सकता है कालाहारी, थार मरुस्थल आ सकता है आपके एग्जाम में, अरब मरुस्थल आ सकता है आपके एग्जाम में, अटाकामा मरुस्थल आ सकता है, इनको भी देख कर जाएंगे। ये 29 तारीख वाले एग्जाम में आ सकता है। इस क्रम में आपका एक क्वेश्चन आया, ये रहा, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र ईपीजेड पूछ रहा है, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन पूछ रहा है। आप जानते हैं वर्ष 1965 में कांडला, ये मैंने पढ़ाया क्लास में, कांडला भारत का पहला बल्कि एशिया का पहला ईपीजेड था। ध्यान रखना, ईपीजेड कांडला गुजरात में है, ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का पहला एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन रहा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। भारत का तो है ही, एशिया का भी पहला है। मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में। ये अगला क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन वही आए जो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बढ़ाए या फिर आपको ऑनलाइन क्लास में बढ़ाए। ये पूछ रहा है खाद्य कार्य उत्पादकता पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है आपके, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न में तेजी लाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और खाद्य कार्य उत्पादकता पे ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। लेकिन वो योजना सफल भी रही है। तो कौन सा है आपके? वो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपके। अगर यहां आता कि भारत में कृषि का विकास और सिंचाई उपलब्ध, सिंचाई का विकास या कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो पहली पंचवर्षीय योजना मारते। ले वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन तेजी लाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं है पंचवर्षीय योजना जो क्वेश्चन आता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में आरंभ हुई। कब आरंभ हुई? वर्ष 1951 में, 1951 में आरंभ हुई है पहली पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि 1956 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, खाद्यान्न फसलों के लिए था, ठीक है। रोजगार के अवसर पूछा है तो साथ ही मारेंगे। कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक है? इंडियन इकोनॉमिक जो हमारा प्लानिंग सिस्टम है, इसका जनक कौन है? मैंने कई बार पढ़ाया, फिर पढ़ा रहा हूं आपको। वो और कोई नहीं बल्कि विश्वेश्वरैया हैं। जब इन्होंने वर्ष 1934 में पहली बार प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जोर देके कह रहा हूं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी एम विश्वेश्वरैया जी ने, इसलिए इन्हें भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर देख लें गांधी जी के बारे में, इनकी पुस्तक है, यंग पेपर है, यंग इंडिया है, हरिजन है, हिंद स्वराज पुस्तक है, देखे जाएंगे आपको, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो आ सकती है आपके। जीवन के सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की पुस्तक है आपके। इनके आंदोलन, इनको देखकर जाए। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। अभी नॉर्मन बोरलॉग आपके कि दुनिया में हरित क्रांति के जनक है आपके सारे। और अम्बेडकर दलित क्रांति के नायक रहे हैं। इनकी पुस्तकों को देख के जाएंगे क्योंकि अम्बेडकर से क्वेश्चन जरूर आएगा, संविधान के आप निर्माता भी रहे हैं। ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर, पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड, चूंकि अभी अभी हाल ही में वर्गीज कुरियन भी चर्चा में रहे स्वामीनाथन की वजह से आपके, तो ऑपरेशन फ्लड में 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को लाया गया। इनमें 4 महानगरों में बात हो रही थी, तो कौन सा महानगर नहीं था इसमें? तो इसमें बेंगलोर महानगर नहीं है, चेन्नई है, कलकत्ता, इसमें बेंगलोर महानगर को शामिल नहीं किया गया। कौन से में? ऑपरेशन फ्लड का मतलब है दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मैंने बताया है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत माने सफेद है, दूध क्रांति, और श्वेत क्रांति मतलब हमारा सफेद किसी से नहीं है, वो दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से। मैं बताऊंगा इस तरह में आपके लिए जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन देख करके आपका हृदय खुश हो जाएगा कि इस तरह का पेपर यदि आएगा तो हम एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा हूं क्योंकि ओरिजिनल पेपर है ये, मैं ओरिजिनल पेपर से बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं बोल इसी रहा हूं ताकि मेरी भाषा को सुन के आप लिख लें इसको। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का ये किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान करता है? ये 1976 का। कब का ये 1976 का है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है 1976 पूछ रहा है आपके, तो इसका उल्लेख अध्याय 2 में यहां पे हुआ, अध्याय 2 में इसका उल्लेख हुआ है इस वाले पार्ट में। लेकिन अगर आया था अगर समान कार्य के लिए समान वेतन, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख हुआ है। और कौन से आर्टिकल में? 39 में, अनुच्छेद 39 में। लेकिन वो 1976 कानून पूछ रहा है, उस अध्याय में महिला पुरुषों के लिए समान व्यवस्था कहां की गई? तो अध्याय 2 में की गई, चैप्टर 2 में की गई है। लेकिन अगर पूछता संविधान कौन से भाग में की गई है, तो भाग 4 में, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। यहां मारते ये कह रहा है जीएसटी, ये पूछ रहा है कौन सी व्यवस्था क्रेडिट के निर्वाह प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता कर के बोझ को कम कर देती है आपके? तो आप बताएं इनपुट, ये इनपुट क्रेडिट कर पर आपके ये जीएसटी को बोझ के उपभोक्ता बोझ को कम कर देती है। इसको भी याद करके जाएंगे। जीएसटी कब से प्रभावी हुआ है पता है आप लोगों को? हमारे यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाएंगे जीएसटी को। जीएसटी क्वेश्चन आता है, जीएसटी को सभी इनडायरेक्ट टैक्स के स्थान पर लाया गया। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स रह गए, जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लाया गया। महत्वपूर्ण कर रहे हैं, इससे आगे पढ़ेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और आता है जीएसटी से, एक कर एक देश एक बाजार, वन नेशन वन कंट्री वन मार्केट का कहां उल्लेख हुआ है? तो जीएसटी में उल्लेख हुआ है। एक कर एक देश एक बाजार, वन नेशन वन कंट्री वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, कहां पर है? जीएसटी का नारा है ये। इनमें किस मामले अकेले केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाने सकती है? अवशिष्ट शक्तियों के रूप में किसे जाना जाता है? अवशिष्ट पूछ रहा है आपके, अवशिष्ट हमारे पूछ रहा है कौन सी है? तो ये साइबर कानून है जो ये काय में आएगा, अवशिष्ट में आएगा। आप जानते हैं पशुपालन पशुधन काय में आते हैं, संवर्ती में आते हैं, लेकिन साइबर काय में आता है, ये अवशिष्ट में आता है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कहां हुआ है? आपको याद आना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 248 में। ये रहा, संविधान के अनुच्छेद 248 में इन अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख हुआ है। और अवशिष्ट शक्तियों को कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियों कानून बनाने का अधिकार किसको? सिर्फ केंद्र सरकार को है। मैंने आपको संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां पढ़ाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची पढ़ाई है। और जो विषय कहीं नहीं आते वो अवशिष्ट सूची में आते, रेजुलरी पावर में आते। ये हमने कनाडा से लिए, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 248 में हुआ है, जो मैंने यहां लिखा है, इसे कनाडा से लिया गया। इस टाइम बताऊंगा मैं आपको स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त, मैंने रटवाया है चुनाव आयुक्त। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? सुकुमार सेन है, गिल साहब हैं। ये सुकुमार सेन ये स्वतंत्र भारत के पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। हमारे वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है।
और ये कौन है हमारे पहले सुकुमार सेन, ये पहले। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। वित्त आयोग फाइनेंस अगर आएगा कमीशन तो हमारे केसी नियोगी। ये चुनाव आयोग पूछ रहा है, चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहा है, बताएंगे सुकुमार सेन है। पहले पहले लटके जाएंगे। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आएंगे तो बताएंगे एच जे कानिया पहले हमारे। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, वो बताएंगे डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा ये ना, इस क्रम में और कुछ क्वेश्चन आपके लिए आए हो बहुत अच्छे, जिनको देख के आपका मन अच्छा हो जाएगा। यहां से वो कह रहा है किस साल की प्रतिरोध निम्न से कहां पर निर्भर नहीं करती है आपके यहाँ पर, ये किस साल, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन आपके, इसको बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ देखेंगे इस पर आपके। और वाला क्वेश्चन संविधान से क्वेश्चन आया ही ना, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में ये शामिल है? राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है जहां पर राज्यपाल किस अनुच्छेद में विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें मैसेज भेज सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 है, ये कहीं दूर नहीं आना है। राज्यपाल जो मैसेज भेजते हैं वो आर्टिकल 175 में, थोड़ा आपको याद आना चाहिए। 170 यहां पर 164 में कौन है? 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, 164 में आपके अगर याद आ रही तो। और 165 में कौन है? राज्य का महाधिवक्ता, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वो कहां मिलेगा हमें? 165 में। और मुख्यमंत्री कहां मिलेगा? 164 में मिलेगा। और राज्यपाल जो मैसेज भेजना है किसको? सदन को, विधानमंडल को, यानी कि विधानसभा को। विधानमंडल के दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अपर हाउस को विधान परिषद और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोअर हाउस को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि विधान परिषद किससे होता है आपके? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। इसके मैं और बताऊंगा इनमें कौन जिला अधीन न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों के मामले में ये वाला विवरण एक व्यापक अनुवाद प्रदान करता है। भारतीय कानून, न्यायिक डेटा, न्यायिक अकेडमी और नेशनल स्कूल, ये नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया आपके, ये आपके नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया वाला नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया, इसके लिए हमारे यहाँ बना हुआ है। जो इसको जो हमारे यहाँ जिला वगैरह होते हैं अधीन न्यायालय, इसके लिए डिग्री प्रदान करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया आपके, इसमें थोड़ा डाउट है यहाँ पे आपके लिए, फिर भी इसमें जो अगर मार्क आना हो आपको यहाँ से, तो ये ह्यूमिडिटी वाला, चालक की आर्द्रता वाला, इसको ज्यादातर लोगों ने माना चालक की आर्द्रता इसका आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा देख लेंगे यहाँ से। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको अगला आंसर, ये वाला। निम्न किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अच्छी तरह से जल संवहनी तंत्र किसमें होता है? तो कौन सी? वो स्टार फिश है, यानी कि वो स्टार, तारा मछली। कौन सी? स्टार फिश होता है तारा मछली। इसका उत्तर ये स्टार फिश है। इसको आप देख के जाएंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। निम्न किस जानवर अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? इसका उत्तर ये है। इस तरह में आप देखेंगे आप लोग और कौन से क्वेश्चन आए यहाँ से। ये आया क्वेश्चन जीएस का, यहाँ पर ये रहा एक क्वेश्चन, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा हल्का सा, ये बड़ा हो तो गया, हो गया बड़ा आपके। ये रहा, इनमें से किस उपकरण में, ये किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने, जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने, पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? पीजोमीटर। कौन सा मीटर? पीजोमीटर। ये पीजोमीटर का उपयोग है यहाँ पर, जो कि भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या नाम? पीजोमीटर। इसको रट कर जाएंगे यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम, पीजोमीटर है, बैरोमीटर है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आया करते हैं। मैंने पीछे भी बताया है, फिर आपको बता रहा हूं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है साइंस के, इनको आप लोग रट कर लेंगे यहाँ से। मानव मस्तिष्क दो न्यूरॉन के बीच अंतर को निम्न में किसके द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो क्या सिनेप्स कहते हैं उसको, सिनेप्स के द्वारा से मापा जाता है। मानव मस्तिष्क दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को किसके द्वारा किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स कहते हैं उसको। ये आपको देखकर जाना है ऐसे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा जीएस वाले पार्ट में यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं जो हिंदी वाले पार्ट के क्वेश्चन है, मैं आगे चर्चा कराऊंगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा है, ऊपर रहेगा जीएस का ये वाला। यहाँ पर कच्चे आमों में निम्नलिखित में कौन सा आम? कच्चे आम में, कच्चा आम कह रहा है, कच्चे आमों में खट्टा पदार्थ है आपके, तो कौन सा कच्चे आम कौन सा पाया? ये वाला, ये टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक एसिड है। मैंने देखा है कई बार एसिड वाले पार्ट से, चाहे सिट्रिक एसिड हो चाहे वो फार्मिक एसिड हो, एक क्वेश्चन आपके एसिड वाले पार्ट से आता है। इसलिए अम्ल वाले पार्ट को प्लीज मेरे कहने से याद करके जाइए। बेंजोइक अम्ल हो, मेथनोइक अम्ल हो, चाहे वो टार्टरिक अम्ल हो, चाहे फार्मिक, चाहे बेंजो एसिड, इनमें से एक क्वेश्चन सिट्रिक चाहे एसिटिक जरूर आता है। नींबू में क्या होता है, आम में क्या होता है, खट्टे पदार्थ में कौन सा होता है, आमला में कौन सा होता है, चींटी काटने में क्या होता है, इसको आप देखकर जाएंगे। वन लाइनर है, मुश्किल से 5 आते हैं, और नहीं तो पेपर जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको अगले पेपर के लिए, आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम उसका आ रहा है आपका, दिल्ली पुलिस का
SSGD भर्ती आ रही है, और फिर आपके अगला तुरंत आ रहा है आपके SSC CGL का एग्जाम। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करेंगे आपके वहां से दोबारा से। यहां पूछा इनमें से रचनाकार अनुसार कौन सा जोड़ा गलत, पूछ रहा है आपके कौन सा जोड़ा गलत है, दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, कौन सा एक जोड़ा गलत है। ये तो कह रहा है ये जयशंकर प्रसाद की लोकायतन है क्या, क्या मुंशी प्रेमचंद गोदान, तो इनकी ये है गोदान इनकी है, बादशाह कामसूत्र है, बाणभट्टी कादम्बरी है, लेकिन जयशंकर की ये लोकायतन नहीं है। ये गलत उत्तर है इसका, यानी कौन सा युग गलत है, गलत ही बताना हमें। जयशंकर की कामायनी है, जयशंकर की आंसू है, बहुत सारी है, स्कंद गुप्त है इनका नाटक आपके। जयशंकर प्रसाद बहुत दिग्गज रहे हमारे आपके, लेकिन इनकी किताब है, ये गलत जोड़ा है आपके, इसको आप मिला देंगे। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है यहां से, ये भी आपके एग्जाम में टकराएंगे क्वेश्चन, चूंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में यहां से बार बार पूछे जा रहे हैं आपके। कौन सा क्वेश्चन है यहां से, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको यहां से, ये बड़ा ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, बड़ा ज्यादा हो गया है। और ये नेशनल एंथम धर्मचक्र बुल यहां से आया है, और ये रहा, ये काय क्वेश्चन है आपका, जितना बड़ा सूरत है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है आप लोगों को, कोई बात नहीं है। ये रीजनिंग वाले ये वाले पार्ट आपको रीजनिंग वाले से कराएंगे। मैं जीएस का पेपर करा रहा हूं, पहले मेरी चर्चा जीएस से होगी आप लोगों से। ये आपका ये पार्ट है आपके, ये वाला जीएस वाला पार्ट यहाँ पर अभी दिया हुआ है, कौन सा, ये रहा। ये क्वेश्चन दिए हुए थोड़ा अलग अलग दे रखे, क्योंकि मैंने पहले कहा है ये पेपर मुझे किसी विद्यार्थी ने भेजा है आपके, और मैं विद्यार्थी से करा रहा हूं इस पेपर को। ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट, गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ राजघाट के इनमें से किस स्थान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, किसने, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो वो क्या कहते हैं इसको, कहां किया, तो गांधी बाग नाम है, क्या नाम है उसका, गांधी बाग नाम है, देख लेंगे उसका नाम है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूं, गांधी बाग का उन्होंने अभी उद्घाटन किया यहाँ पर। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गांधी बाग का यहाँ पर ये द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका यहाँ पर अभी अभी अनावरण किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये वाला, इनमें से किस ग्लोबल फिनटेक ये वाला फेस्ट में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण हुआ अभी अभी, तो ये बंबई में हुआ है अभी अभी, बिल्कुल आपके बंबई में। आपके जियो जो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है वहां पर आपके, वो बंबई में स्थित है आपके, वहीं पर हमारे यहाँ इसका बंबई में उद्घाटन हुआ है। इसका किसका हुआ है, इसका नाम है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, इसको रटकर जाएंगे आप लोग। जियो रिलायंस वालों का सेंटर है आपके, ये मुंबई की सबसे बड़ी इमारत भी मानी जाती है वहां पर, इसमें इसका उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, इसका अनावरण हुआ है यहाँ पर, और इसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है यहीं से, मैंने कहा था आपके यहाँ अखिल भारतीय शिक्षा, मैंने चिल्ला कहा था अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो क्वेश्चन आएगा भारत सरकार के इनमें से कौन से मंत्रालय ने किया है, तो शिक्षा समागम कहा था। मैंने कहा था मोदी जी ने भाषण दिया था कि संवाद के बिना शिक्षा संभव नहीं है। मैं कहता हूं पढ़ाई के लिए पंचायत जरूरी है, तो मोदी ने कहा था कि संवाद के लिए शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के संवाद के शिक्षा संभव नहीं है। तो इसका आयोजन कराया था शिक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि बिना संवाद के, बिना पंचायत के शिक्षा संभव नहीं है। यदि शिक्षा होगी जीवन में हमारे, तो उसके लिए संवाद होना, डायलॉग होना बहुत जरूरी है। जब तक संवाद नहीं होगा तो शिक्षा हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि जीएस को हम विश्लेषण से पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई जीएस का एक हिस्सा होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका शिक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। इनमें किसने हाल में जनता को वास्तविक समय बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन आपका मोबाइल एप्लीकेशन जा रहा है, एक नाम फ्लड वॉच, क्या नाम है, एक नाम फ्लड वॉच है, ये रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फ्लड वॉच नाम है इसका। अभी अभी किसने लॉन्च किया है इसको, तो आप देख लेंगे यहाँ पे, इसको लॉन्च करने वाले ये आपके श्री कुशविंदर बोहरा, कौन है, श्री कुशविंदर बोहरा है। कुशविंदर बोहरा ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को, फ्लड वॉच को, मैं लगा फ्लड वॉच को लॉन्च किया। क्या नाम है इनका, कुशविंदर बोहरा। देखकर जाएंगे कुछ मंत्रियों के नाम, जैसे पर्यावरण मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, हमारे वित्त मंत्री का, हमारे विदेश मंत्री का, इन कुछ नामों को देखकर जाएंगे, क्योंकि यहां से कई बार कुछ मोबाइल एप्लीकेशन देख लेना, जो 29 अक्टूबर के लिए जो कल पेपर होने वाले दोनों, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप देख लेंगे यहां से। इस तरह मैं आपको बताऊंगा यहां से, ये रहा हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने, ये रहा सीमा सड़क संगठन ने अभी हाल ही में, ये रहा बीआरओ ने, लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची, तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला में, लेकिन अभी अभी वर्तमान विश्व की सबसे ऊंची, ये रहा, इसको मोटर वाहन चलाने की सड़क कौन सी है, मानस दर्रा, खरदुंगला, लिंगारू या उमलिंगला। इसका उत्तर है उमलिंगला दर्रा। कौन सा, उमलिंगला दर्रा है जो सबसे ऊंची सड़क है, जो कि लेह मनाली के दर्रे के पास बनी हुई, लेह मनाली मार्ग पर, ये सबसे ऊंची, ये मानव योग सड़क है जो वाहनों को चलाने योग्य बनाई गई है। ये किसने बनाई है, यहाँ पे सीमा सड़क संगठन ने बनाई। क्या नाम है इसका, उमलिंगला दर्रा नाम की सड़क है, इसको याद करके जाएंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनमें किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य, ये वाला एकलव्य अनुसंधान संबंध का, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने या प्रौद्योगिक संस्थान ने किसने किया? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम को लॉन्च किया। क्या नाम है? दिल्ली में ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने रटकर जाएंगे एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम को अभी अभी हाल में आयोजित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण था, दिल्ली में लॉ कॉलेज ने किया था पे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है, इनमें से किस ललितपुर नेपाल में, ये वाला अभी अभी कौन से यहाँ पे ये हाल ही में ललितपुर नेपाल काठमांडू में ये यशस्वी सम्मान से किससे सम्मान किया गया है? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। कौन? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को इससे सम्मानित किया। क्या नाम है? यशस्वी सम्मान से डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर। इस क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में, यहाँ से थोड़ा सा आपको साफ कम दिखाई दे रहा होगा, पर आपको मैं थोड़ा समझाने प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से ये थोड़ा सा पेपर फैल नहीं पा रहा, क्योंकि ये एक विद्यार्थी द्वारा भेजा गया पेपर है, फैल नहीं पा रहा है। पर मैं बोल दे रहा हूँ, उस दिन का नाम बताएं जो उस दिन का भारत में स्कूल कॉलेज छोटे रहे होंगे आप, तो बचत के तौर पर टीचर क्वेश्चनों को जमा करते होंगे। हालांकि आजकल के बच्चे जमा नहीं करते, जब हम लोग पढ़ा करते तो उस समय छोटे बच्चे छोटे जमा करते, उसको बोलते हैं संचयी का, बोलते छोटे रुपए 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए जमा कराया करते थे, उसको बोलते थे आपके संचयी का। तो 15 सितंबर को संचयी का दिवस मनाया जाता है। इसको ये बहुत पुनः चर्चा में आया, क्योंकि हमारे यहाँ इसको दोबारा पहल शुरू की जा रही है बच्चों को बचत को लेकर के। तो छोटे बच्चे अपने टीचर को जमा कराते हैं। संचयी का दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। आप देख लेंगे इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, जो अभी हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य राष्ट्र नहीं बना है। ब्रिक्स की मीटिंग अभी अभी हुई है, आपको पता होगी। ब्रिक्स में 5 राष्ट्र शामिल थे, तो क्या इनमें कौन नहीं शामिल है ब्रिक्स में? तो अभी कौन सा? ईरान सदस्य बना है, सऊदी अरब बना है, इथियोपिया बना है, लेकिन क्यूबा है इसका सदस्य नहीं बना है। क्यूबा कहां पड़ता है आपके? क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका के फ्लोरिडा के दक्षिण में, अमेरिका के प्रांत फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की नाक के नीचे क्यूबा है, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसको देख लेंगे, क्यूबा की राजधानी हवाना है, पेपर में आ सकता है। क्यूबा ब्रिक्स का मेंबर नहीं बना है। ईरान बना है, इथियोपिया बना है, सऊदी अरब बना है, लेकिन क्यूबा इसका मेंबर नहीं बना है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICAR में क्या शामिल है? यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से इंटरनेशनल, ये इसका मतलब कमेटी फॉर क्रेडिट, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट, ये वाला। तो इंटरनेशनल कमेटी, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट, ये वाला, ये इसका इंपॉर्टेंट है। ICCR में शामिल हुआ। वो पूछ रहा ICCR की फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके एग्जाम के लिए। इस क्रम में आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, ये रहा यहीं पर, ये वाला देख लेंगे यहीं पर। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्न किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग के लिए अभी हाल ही में सहयोग संधि पर शामिल होने दस्तावेज हस्ताक्षर किए? वो कहां पर है? तो ये जकार्ता में। कहां पर है? जकार्ता में, यानी कि इंडोनेशिया में। आपके जो सऊदी अरब साम्राज्य ने अभी अभी हाल ही में दक्षिण एशिया में मैत्री सहयोग पर संधि पर शामिल किए, ये कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसको देख लेंगे आप यहाँ से। इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, अगला पार्ट है यहाँ से, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं इसको हल्का बड़ा कर, ये रहा, ये बड़ा हो गया। आपके कुछ पेपर बड़े हो जा रहे हैं, कुछ बड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ से पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां पर हुआ है? पेट्रोल निर्यातक के लिए ये कहां पर हुआ था संगठन आपके? तो ये सम्मेलन आपके बगदाद में हुआ था। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। ओपेक राष्ट्र हैं जो तेल निर्यात में कंट्रोलिंग कर रखी है। ये सम्मेलन कहां हुआ था? बगदाद में हुआ था। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर, आपके मन में जैसे आ गया हुआ, भारत का नियोजित शहर कौन सा है? तो भारत का नियोजित शहर चंडीगढ़ है। मैं बताता हूं, चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा है। यद्यपि पंजाबी और हरियाणवी बोली जाती है। चंडीगढ़ को पंजाब ने, चंडीगढ़ को हरियाणा ने और इसको हिमाचल प्रदेश ने तीनों ओर से घेर रखा है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है आपके, यहां पर रॉक गार्डन। कौन सा गार्डन? रॉक गार्डन। इसको रट लेंगे, ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में ही है। इसके अलावा सुखना झील, कौन सी झील? सुखना झील भी यहीं स्थित है। इसको भी देख लेंगे आप लोग, चंडीगढ़ से क्वेश्चन आएगा तो सुखना झील कर लेंगे, रॉक गार्डन कर लेंगे। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों ओर से घिरा हुआ है। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, इसको आप देखकर जाएंगे। और चंडीगढ़ वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से किससे संबंध? एक माह उदाहरण, जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया यहां से, तो आप जानते होंगे भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में आपके ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया। ज्ञानी जैल सिंह ने, ये अभी भी जेबी वीटो है, भारतीय डाक इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। ज्ञानी जैल सिंह जो देश के एकमात्र सिख राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने जेबी वीटो का प्रयोग किया। जेबी माने
पॉकेट वीडियो को बोलते हैं, उसका प्रयोग किया था। इसे बोलते हैं भारतीय डाक संशोधन विधेयक, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। ये आपके ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। इस तरह में आपके क्वेश्चन आया है, मैंने पहले भी कहा है इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। ओलंपिक पढ़ा रहा था, ये पूछा है खुशाबा दादा साहेब जाधव इनमें किस खेल से ओलंपिक पदक विजेता है, पहले पूछ रहा है आपके। तो आप जानते होंगे पहले ओलंपिक किस खेल में जीता है इन्होंने, किसने, खुशाबा दादा साहब जाधव, इन्होंने यहाँ पर कुश्ती में यानी रेसलिंग में आपने ये पदक जीता। और वर्ष 1952 के हेलसिंकी, कौन सी, हेलसिंकी खेलों में जीता है आपके, हेलसिंकी में। और ये किसकी, फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। 1952 में ओलंपिक खेल फिनलैंड में हुए थे और फिनलैंड की राजधानी कौन सी है, हेलसिंकी है। और हेलसिंकी में ही हमारे जाधव ने कुश्ती में रेसलिंग में पहला पदक जीता। भले ही वो कांस्य पदक था, भले वो ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत को यहाँ पहला पदक प्राप्त हुआ आपके ओलंपिक खेलों में। ये आपके किस खेल में, ये कुश्ती का पहला पदक था। कुश्ती में इससे पहले भारत को कोई ओलंपिक पदक नहीं मिला है। ये कुश्ती में आप देख लीजिए, कुश्ती में भारत का दबदबा है और कुश्ती में भारत ने बड़ी ख्याति लब्धि प्राप्त की है। चाहे बजरंग पूनिया है, जितने भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज आपके रेसलर हैं, वो बड़ी अच्छा कार्य करते हैं। बेटियां हो हमारी और चाहे हमारी अन्य बहनें हो, वो भी अच्छा कर रही हैं यहाँ से। इस क्रम में मैं और क्वेश्चन बताऊं जीएस के, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आपको। ये आया राष्ट्रीय, आ गया राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनापोला। कहां पर, डोनापोला गोवा में। ये कहां पर है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है, डोनापोला में। इसको रट कर जाएंगे आपके, ये गोवा में पड़ता है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर ना बोले, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक लिखी है? तो इसके कौन है, लाला हरदयाल। कौन, लाला हरदयाल इसके राइटर हैं। ये वही हैं जिन्होंने, ये पहली पाली में पेपर आया, ध्यान देना, ये पहली पाली में आया जब इन्होंने, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। मेरी बात को आप सुन रहे हो, जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हो, इस पूरे पेपर को एक बार देख कर जाएंगे, कि कल की पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग में यहां से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं जरूर, क्योंकि पहली मीटिंग से क्वेश्चन दोबारा आया है। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, और वो क्वेश्चन फिर आ गया लाला हरदयाल से, या उनकी लाला हरदयाल की पुस्तक पूछी है। ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए। ये रहा, मैं बताऊंगा आपको, ये रहा, जो जावा और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है, तो क्या नाम होगा, सुंडा। सुंडा जलडमरू मध्य जो जावा और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है, क्या नाम है, सुंडा ट्रेंच भी है, और यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट भी है। ये दोनों को वहां पर लिंक करता है। ऋषि मुनि के अनुसार पवित्र सरस्वती नदी के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है आपके यहाँ पर? तो आप देखिए यहाँ पर इसको, ये रहा ऋषि मनु का अनुसार पुरानी पवित्र नदियों में, ये पुरानी पवित्र नदियों में, और क्या नाम है इसका, वर्णाव्रत नदी यहाँ पर इसका नाम है। यहाँ पर पवित्र नदियों को सरस्वती और द्रौपदी बीच कौन सा, क्या कहलाता है, ये इंद्रव्रत कहलाता है, तक्षशिला कहलाता है, ब्रह्मवर्त कहलाता है, इसको ब्रह्मावर्त बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मावर्त बोलते हैं। ये पवित्र नदियां सरस्वती और द्रौपदी नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, एक 89 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे, ये रहा, इसमें ये हिंदी का पार्ट है पूरा, ये हिंदी का पार्ट है पूरा, इसको हिंदी भाषा कराएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा अगले पेपर में, फिलहाल मैं जीएस से क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ये आया आपके, भाग्य को कौन परिश्रम से पूछा है आपके यहाँ से, और 100, ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी के एक पेपर में बता दिया है। एक बार मेरे कहने से इस पेपर को आप देखकर जाएंगे, ये सारा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाएंगे क्वेश्चन को। मैं अगला वीडियो आपके लिए कल फिर लेकर आ रहा हूं, जो 29 तारीख का पेपर होगा, उसकी सटीक और सबसे तेज आंसर की आपके लिए लेकर आऊंगा। इस पेपर को जरूर देखकर जाना एक बार, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चन है। मैंने कहा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी से कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए और आरपीएफ के लिए और एसएससी जीडी के लिए जो पाठ तैयार करने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर आप बने रहेंगे प्रश्न में। और मैंने सारे प्रश्न बता दिए, इनको आप देखकर जाएंगे और इन क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। इस लगातार वीडियो बने रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।